नमस्कार। आज हम 10 क्लास के 2026 के एग्ज़ाम के लिए जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को लेके आए हैं। बहुत लोग का मांग था कि आप 10 क्लास के एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाला है इस पर क्वेश्चन बनाइए, तो हमको लगा कि चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा क्वेश्चन बनाने का। तो आज हम जितने भी दो नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर या 3 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर का पूछ जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो सारे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, जो आपको जो भी जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं 10 क्लास के लोग, उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 90% गारंटी देते हैं कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम इसमें इस बार पूछने वाला जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग के लिए जो लेकर आए हैं, ये आप लोग के लिए 2026 के एग्जाम के लिए बहुत मदद करने वाला है। तो चल देखिए, आप पहले हम बात करेंगे मरियान की। तो यहाँ पे 4 पॉइंट का हम जिक्र करेंगे, दोनों में 2 नंबर या 3 नंबर का पूछेगा तो ज़्यादा इसमें लिखना का नहीं है। तो सबसे पहले है कि मरियान कौन थी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मरियान को फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दिखाया गया था, ठीक है। यानी कि मरियान जो महिला थी उनको फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दिखाया गया था, पहला पॉइंट ये है। दूसरा में आपको लिखना है कि इसे फ्रांस का स्वतंत्रता, समानता और गणराज्य के प्रतीक के रूप में जाना था, ठीक है। पूछेगा कि फ्रांस के, देखो मरीनिया के बारे में है कि मरीनिया को फ्रांस के स्वतंत्रता, समानता और गणराज्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा में है इसे एक महिला के रूप में चित्रण किया गया है जिसके सिर पर लाल रंग की नुकीली टोपी होती है, ठीक है। यानी कि मरियाना के सिर को जो दर्शाया गया था, जो चित्रण किया गया था उनके सिर पर लाल रंग की नुकीली टोपी होती थी। अब जर्मनिया की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। जर्मनिया की तरफ पहला पॉइंट क्या है कि जर्मनी के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में थी, ठीक है। जर्मनी के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जानी जाती थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट में इसे जर्मनी का राष्ट्रवाद, एकता और वीरता के रूप में दर्शाया गया, ठीक है, जर्मनिया को। तीसरा में है इसे एक महिला के रूप में दिखाया गया था जिसके सिर पर वीरता का प्रतीक और हाथ में तलवार थी। ये 3 पॉइंट आपका हम जिक्र कर दिए। अब हम लोग 3 पॉइंट का जिक्र हम पहले कर चुके थे, ठीक है। अब चौथा पॉइंट का जिक्र थोड़ा कर लेते हैं, पहले मरियान की तरफ से, कि फ्रांसीसी गणराज्य के आदर्शों को दर्शाने और लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का पैदा करने का ये काम किया। पूछेगा कि मरीनिया अगर पूछते हैं कि मरियान का प्रमुख काम क्या था, ठीक है, अब पूछते कि मरियान का प्रमुख काम क्या था, तो उन्होंने फ्रांसीसी गणराज्य के आदर्शों को दर्शाने और लोगों में राष्ट्रीय एकता आने की सभी लोगों को प्रेरित किए थे कि राष्ट्र के लिए एक होने के लिए राष्ट्रीय एकता का भावना पैदा करना। तो वह जर्मनी तरफ जो चौथा पॉइंट है वो है जर्मन राष्ट्र की एकता। ये भी जर्मनी की तरफ से राष्ट्र के लोगों को एक होने का आह्वान किए थे। जर्मनी राष्ट्र की एकता और शक्ति का प्रतीक बनना ताकि लोगों को राष्ट्र के रूप में पहचान हो सके, ठीक है। तो ये आपका मरियान और जर्मनिया के बारे में जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का कभी क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में था। आप ये वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। चलिए आपके लिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं मरियाना और जर्मनिया के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए क्या मतलब था इसके बारे में। तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। लिखा हुआ है कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात सत्य को ही अपना शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। यह एक विचार था जिसे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध शुरुआत किए थे और भारत आने के बाद गांधी ने भारत में भी इसका प्रयोग किया और उन्हें सफलता मिली। इसका मतलब क्या, देखिए सत्याग्रह के विचार के बारे में थोड़ा हम और समझा देते हैं कि सत्याग्रह का शाब्दिक होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य की रास्ता पे चलना, किसी प्रकार की हिंसा न करना। इसकी शुरुआत गांधी जी ने किए थे, लेकिन सबसे प्रथम उसने जो शुरुआत किए थे गांधी जी ने, इसका सबसे पहले शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ भी वहाँ पर प्रयोग किया था। तो जब वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसके बाद फिर भारत में आने के बाद भी इसका प्रयोग किए थे। समझे कि हम लोग को सत्य की रास्ते पे चलना है, किसी प्रकार से हिंसा नहीं करना है और सत्य की रास्ता पर और सत्य की आग्रह करके ही हमें अंग्रेजों को भारत से भगाना है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, जो गांधी जी ने किए थे आग्रह कि हमें सत्य की रास्ता पर चलना है, अर्थात सत्य की अपना शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। यह एक विचार था जिसे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध शुरुआत किए थे और भारत आने के बाद गांधी जी ने भारत में भी इसका प्रयोग किया और उन्हें सफलता मिली। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में। हम 2 क्वेश्चन का जिक्र कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, यानी हम लोग के लिए मनुष्यों के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो पहले ये जान लीजिए संसाधन किसे कहते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी अगल बगल वस्तु दिखाए जाते हैं सब क्या संसाधन है, यानी प्रकृति पर मौजूद जितने भी वस्तु हैं सभी संसाधन के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका अब देख लीजिए कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। मानव के लिए संसाधन इसलिए उपयोगी है क्योंकि प्रकृति में पड़ी संपदा को मानव की सुख सुविधा के लिए अनुकूल बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि
देखिए, तथा संसाधन मनुष्यों की हर आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। यानी कि अभी हम बताएं कि संसाधन किसे कहते हैं, जितने भी वस्तु अगल बगल जितने भी चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, सभी संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। तो संसाधन के बिना मनुष्यों की जो आवश्यकता है पूरा नहीं हो पाती है, ठीक है। इसका इसलिए हम लिखें कि मानव के लिए संसाधन इसलिए उपयोगी है क्योंकि प्रकृति में पड़ी, यानी कि प्रकृति में जितना भी वस्तु है, जो भी हो, कोयला हो, तेल हो, कोई भी चीज़ हो, हवा हो, पानी हो, ठीक है, तो प्रकृति में पड़ी संपदा को मानव की सुख सुविधा के लिए, यानी कि मानव के जीवन को जीने के लिए अनुकूल बनाया जाता है, तथा संसाधन मनुष्यों की हर आवश्यकता को, यानी कि संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकता पूरा नहीं हो सकता, इसलिए संसाधन मनुष्यों की हर आवश्यकता को भी क्या करता है, पूरा करने में मदद करता है। क्वेश्चन के बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पे सिर्फ लिख दिए हम, आप लोग एग्जाम में से लिखिएगा लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता निम्न प्रकार से होती है। हम डायरेक्ट लिख दिए कि यहाँ पे निम्न प्रकार से होती है। तो पहला पॉइंट में क्या लिखे, देखिए, लोगों को एक समूह के रूप में संगठित करने के लिए। राजनीतिक दल का काम क्या होता है कि लोगों को एक समूह के रूप में क्या करे, संगठित करे, एक करके रखे। दूसरा पॉइंट में क्या लिखें, राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं और उम्मीदवारों का चयन करते हैं और मतदाताओं को चुनाव के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल का काम क्या होता है कि जिसमें चुनाव होता है उसमें राजनीतिक दल का काम क्या होता है, देखिए, चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, ठीक है, कि चुनाव की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, फिर उम्मीदवारों का, यानी कि बढ़िया उम्मीदवार का, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सभी बढ़िया उम्मीदवार का चयन करते हैं ताकि लोग उसके ओर आकर्षित हुए और उसको वोट करें, ठीक है। तो उम्मीदवारों का चयन करते हैं और मतदाताओं को क्या करते हैं, चुनाव के लिए प्रेरित करते हैं। और जितने भी और जो उम्मीदवार होते हैं जो राजनीतिक दल में भाग लेते हैं वो डोर टू डोर चुनाव मतदाताओं के यहाँ पे जाते हैं और उन्हें चुनाव वोट डालने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है, ठीक है, यानी कि पूरा प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है और उम्मीदवारों का चयन करती है कि कौन सा बढ़िया उम्मीदवार है जिसको टिकट दिया जाए, जो पब्लिक, जो जनता की ओर आकर्षित, जिसको जनता ज़्यादा माने और जनता को अपनी ओर आकर्षित करे। तो उम्मीदवारों का चयन करते हैं और मतदाताओं को चुनाव के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आपका है कि राजनीतिक दल जनता के विभिन्न मांगों और मुद्दों का एक मंच पर संगठित करते हैं। यानी कि अगर जनता कोई मांग है तो चुनाव में आने के समय आप देखते होंगे कि बहुत सारा जितने भी उम्मीदवार लोग होते हैं सब घोषणा करते हैं कि जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, करे या ना करे लेकिन घोषणा करते हैं। तो यहाँ तीसरा पॉइंट में लिखा है कि राजनीतिक दल जनता के विभिन्न मांगों और मुद्दों को एक मंच पर संगठित करते हैं, यानी कि जनता के जितना भी मांग और मुद्दा होता है सभी क्या करते हैं, एक जगह उस पर चर्चा करते हैं बैठ के कि जनता के जो मांग है और मुद्दा उसको कैसे पूरा किया जाए। चौथा पॉइंट आपका है कि राजनीतिक दल में बैठे विपक्ष सत्ता पक्ष में रहने वाले सरकार को विकास करने के लिए बात करते हैं कि राजनीतिक दल, देखिए ये बहुत खूबसूरती नज़ारा है। राजनीतिक दल का सबसे खूबसूरती नज़ारा यही है कि एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष में बैठे लोग। तो राजनीतिक दल में बैठे विपक्ष सत्ता पक्ष को, यानी कि अगर सत्ता पक्ष काम नहीं करेगा, ठीक है, तो विपक्ष का काम होता है उसको दबाव डालना, संसद कहीं भी अगर लोकसभा राज्यसभा में क्या आवाज़ उठाना ताकि जनता के लिए काम हो सके। इसलिए राजनीतिक दल में सबसे मुख्य चीज़ है वो ये है कि विपक्ष का होना, ठीक है, विपक्ष जो होगा तभी सत्ता पक्ष क्या करता है, काम करता है। ये चारों पॉइंट को नोट कर लीजिए। हम देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सरकार दे दी, उनके प्रमुख 3 अंग कौन कौन थोड़ा देखते हैं। पहला में है विधायिका, दूसरा में है कार्यपालिका और तीसरा में न्यायपालिका, ठीक है। तो अगर पूछेगा 2 नंबर कहीं होता है तो इतना ही लिखना आपको कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर पूछ दे कि सरकार के प्रमुख अंगों का कार्य क्या है, ठीक है, तो विधायिका का कार्य, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का। तो थोड़ा हम बताते हैं, अगर मान लीजिए 3 नंबर का पूछ दे उसमें क्या होगा आपको लिखना पड़ेगा। तो विधायिका का काम क्या होता है, किसी भी प्रकार से कानून को बनाना, ये विधायिका का काम है, ठीक है, किसी प्रकार से कानून बना सकता है, ठीक है, बनाना। इसका काम क्या है कि विधायिका जो कानून बनाएगा, विधायिका जो कानून बनाएगा उसे लागू करवाना, ठीक है। और न्यायपालिका का काम है कि मान लीजिए कोई विधायक कोई कानून में अगर कुछ गलती हो जाए तो उसकी जांच करना, ठीक है। न्यायपालिका का काम है कि कानून में अगर कोई प्रकार से गलती हो जाए तो उसकी जांच करना, ठीक है। तो देखिए, अगर पूछेगा सरकार के प्रमुख अंग तो 3 अंग बता दिए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 2 नंबर में इतना ही लिखना काफ़ी है। अगर कहीं पूछ दे कि सरकार के प्रमुख अंग का कार्य क्या क्या है,
और अगर क्वेश्चन 3 नंबर का हो तब क्या कीजिएगा, थोड़ा इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। विधायक का काम होता है किसी प्रकार से कानून को बनाना, ठीक है, विधायक काम है। कार्यपालिका का काम क्या है, हाँ कार्यपालिका का काम है कि विधायिका को जो कानून बनाता है, विधायिका जो कानून बनाएगा उसे लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम है कि कानून में अगर कोई प्रकार से गलती हो जाए तो उसकी जांच कौन करेगा, न्यायपालिका। छठा क्वेश्चन में सवाल आपका है कि नदियों में बांध क्यों बनाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि नदियों में बांध मैंने बहुत सारा हेल्प मदद करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि नदियों में बांध क्यों बनाता है, उसके बारे में देखिए। बाढ़ को नियंत्रित करने में, ठीक है, यानी बाढ़ को पानी को नियंत्रित करने में रुक दी। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा, नदियों में बांध क्यों बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिए हैं कि नदियों में बांध इससे बनाता है, आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। तो पहला नंबर में देखिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए क्या करता है, बांध जो होता है वो बाढ़ को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आने की किसी भी क्षेत्र में अगर अधिक बारिश हो रहा है और वहाँ बांध का निर्माण हुआ तो बाढ़ को आने नहीं देता है। ये बाढ़ के पानी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरे में क्या है, सिंचाई करने के लिए, अगर बांध में पानी एक जगह रहता है तो नहरों के माध्यम से क्या करते हैं, एक जिस क्षेत्र में सूखा हो उस क्षेत्र में नहरों के माध्यम से पानी को ले जाकर क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। तीसरा में क्या है कि जल संचय करने और बिजली उत्पादन करने के लिए, यानी कि पानी को इकट्ठा करके और बिजली उत्पादन करने के लिए क्या था। और चौथा है मत्स्य पालन करने के लिए, यानी कि बांध में हम मछली पालन भी कर सकते हैं, ठीक है। और पांचवा एक और नोट कर लीजिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए, ठीक है, यानी कि इसे बांधों के पानी को फिल्टर करके पीने के पानी के योग भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो नदियों में बांध का निर्माण क्यों किया था, तो पहला है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि बाढ़ को ये क्या करती है, रोक के रखती है, नियंत्रित करती है। दूसरा है कि बांधों के माध्यम से नहरों बनाकर सिंचाई किया जाता है। तीसरा है जल संचय करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है। चौथा है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। और पांचवा है पेयजल की व्यवस्था, यानी पानी को फिल्टर करके पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। सातवां की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यानी वस्तु विनिमय क्या है, इस प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी। तो देखिए यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, ठीक है, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी कि वस्तु के बदले पैसा नहीं, वस्तुओं के बदले वस्तु देने की परंपरा को क्या बोला गया था, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो वस्तु विनिमय क्या है, यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। यह परंपरा प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी, ठीक है, क्योंकि उसमें मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो प्राचीन काल में वस्तुओं के बदले वस्तु ही दिया जाता था, ठीक है। तो लिखा है कि प्राचीन काल के प्रसिद्ध थी जिस समय मुद्रा का शुरुआत नहीं हुआ था, ठीक है। यानी कि वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली थी इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी वस्तुओं के बदले क्या करना, वस्तु को देना, ठीक है। यह की परंपरा को क्या बोला गया, वस्तु विनिमय प्रणाली। यह परंपरा प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी, यानी कि जिसमें हमारे यहाँ मुद्रा का विकास नहीं हुआ था उसी समय इस परंपरा को चला जाता। अभी भी बहुत जगह होता है, कुछ जगह पे ऐसे होता है, और जिस समय मुद्रा का शुरुआत नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर सवाल आपका पूछ दे कि वस्तु विनिमय क्या है, इस प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी, तो यह एक वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी वस्तुओं के बदले वस्तु को देना किया जाता था, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा था, ठीक है, कहा जाता है। यह परंपरा प्राचीन काल में ही प्रसिद्ध थी जिस समय मुद्रा का शुरुआत नहीं हुआ था। अब इसी कठिनाई पूछेगा कि उसमें कठिनाई क्या थी, तो देखते हैं। 2 प्रकार की कठिनाई का हम जिक्र किए, क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है इसमें। दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि जो वस्तु देकर दूसरी वस्तु की चाह रही थी, ऐसे खोजने में काफ़ी दिक्कत होती थी। मान लीजिए अगर हमको वस्तु दिए, मान लीजिए हम गेहूं दिए और किसी से चावल की मांग रखती है कि आप गेहूं के बदले हमें चावल दीजिए, और मान लीजिए वो वस्तु उपलब्ध नहीं है उनके पास, तो बहुत समस्या होती थी वस्तुओं का आदान प्रदान करने में, ठीक है। और दूसरा में है किसी एक वस्तु का मूल्य, जैसे हम लिखें गेहूँ, अगर मान लीजिए कि ये 2800 रुपये क्विंटल है, और दूसरे वस्तु का दाल लिखें, मान लीजिए कि वो 2200 रुपये क्विंटल है, तो ऐसा इस मुकाबले में क्या होता था कि यह तय करना मुश्किल होता था कि कितना मात्रा में अनाज को दिया जाए, क्योंकि गेहूं की दाम अधिक है, दाल के दाम क्या है, कम है। तो ऐसे में लगता था लोगों को कि बोल नहीं, अगर हम अगर 1 किलो गेहूं देंगे उसको, तो 1 किलो अगर हमको दाल मिलेगा तो हमको क्या होगा, घाटा लग जाएगा। इसलिए इसमें क्या हुआ कि इस मुकाबले को यह तय करने में किसी एक वस्तु का मूल्य को दूसरी वस्तु के मुकाबले को तय करने में क्या हो गया, मुश्किल होने लगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन का जिक्र किया था, 8वां क्वेश्चन में देखिए गया समूह 77 या तो जी यानी ग्रुप 77 क्या है, ठीक है। तो G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासित देशों का सबसे अंतर सरकारी मंच है। इसकी स्थापना 1964 में 77 देशों के सहयोग से हुई थी। वर्तमान में इसमें कुल 134 सदस्य देश हैं, ठीक है। अब ये हो गया इसका डिफिनेशन कि समूह G77 क्या है। अब पूछेगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसका स्थापना करने का। देखिए, तो अगर पूछ दे कि बोल G77 का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, इसमें ये नहीं है कि नहीं पूछेगा सो। तो इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की आर्थिक हितों की रक्षा करना तथा समान व्यापार की वकालत करना
और वकालत करना और विकास के लिए सहयोग करना। ठीक है, तो समूह या तो G77 क्या है, तो एक विकासशील देशों का एक मंच है। ठीक है, यानी ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का क्या है, मंच है, जिसकी स्थापना अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1964 में। पूछेगा कितने देशों के साथ हुई थी शुरुआत में जिसमें स्थापना हो रहा था, यानी कि G77 का इसमें स्थापना हुआ, उसमें कितने देश एक साथ थे, तो 77 देश है। पूछेगा वर्तमान में कितने देश है, तो 134। पूछेगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना तथा समान व्यापार की वकालत करना और विकास के लिए सहयोग करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखिए क्या क्या सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि जिसमें G77 जो बन रहा था समूह, उसमें कुल बनने के समय कितने सदस्य देश थे, तो बोलना है कि संयुक्त राष्ट्र में जिसमें G77 का स्थापना हो रहा था उस समय देश कुल मिला के 77 देश थे। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकता है इसमें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में। पूछेगा वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 134। चाहिए भी पूछ सकता है कि इसकी मैंने मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य में बताना है कि विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना तथा समान व्यापार की वकालत करना और विकास के लिए सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 9 का थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय कृषि के किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में लिखना बोला। ठीक है, तो 2 विशेषता लिख दें कि भारतीय कृषि मानसूनी कृषि, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से किस पर, बारिश पर निर्भर है। समझा, यानी कि जो अधिकतर कृषि है भारत में वो बारिश पर निर्भर करती है, कि जिसमें बारिश हो उसमें कृषि अच्छा होता है, अगर बारिश नहीं हो तो उसमें सूखा ही पड़ जाता है। इसलिए भारतीय कृषि की जो 2 विशेषता पूछेगा, तो पहला पॉइंट का हम जो जिक्र करेंगे, तो भारतीय कृषि मानसूनी कृषि, यानी कि मानसून पर पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर करती है। और दूसरा है जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जलवायु के भिन्नता कारण अलग अलग प्रकार की कृषि हो जाता है। जैसे हम बताते हैं धान हो गया, ठीक है, यानी कि चावल, गेहूँ, ठीक है, दाल, सरसों, ठीक है, बहुत प्रकार से जलवायु के भिन्नता कारण अनेक अनेक प्रकार से। और क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लीजिए 3 विशेषता पूछ दे, उसमें लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख क्या बोलते हैं, व्यवस्थापक है। ठीक है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया रोल देने के लिए कृषि क्या है, ये सबसे प्रमुख रूप से माना जाता है। ये तीसरा पॉइंट में लिख सकता है। ठीक है, ये अगर मान लीजिए कि तीसरा को पूछेगा, अगर चौथा पूछ दे कि 4 विशेषता लिखना, तो उसमें लिखना है कि भारतीय कृषि जो है एक तरफ से आजीविका का सबसे प्रमुख क्या बोलते हैं कारक है। ये भारत में भी अधिकतर लोग हैं जो कि कृषि पर ही निर्भर है। बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो कृषि करके व्यापार करते हैं और अपने आय को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जितना भी विशेषता पूछे उसको लिख देना अपनी तरफ से। इसका ये हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, 10वां क्वेश्चन। बाकी आपको और जो अगला क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ये आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, लौह और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, कि लौह और अलोह खनिज क्या है। ठीक है, तो लौह खनिज की तरफ से हम देखेंगे पहले, इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो हम अलोह की तरफ से लिखेंगे इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लौह खनिज में ये चुंबकीय होते हैं, तो इसमें जंग लगने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, अलोह खनिज में लिखना है ये गैर चुंबकीय होते हैं, तो इसमें जंग लगने की संभावना कम होती है। अब तीसरा पॉइंट जो लिखना है अलोह तरफ, कि मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात यानी स्टील और लोहे के उत्पादन में किया जाता है, जबकि अलोह खनिज का जो उपयोग किया जाता है जो मुख्य रूप से विद्युत, रासायनिक उद्योग और अन्य धातुओं के उत्पादन में होता है। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, 10 नंबर क्वेश्चन। बाकी अगले वीडियो में अभी कम से कम 10-12 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का हम सॉल्व करेंगे, जो आपको 2026 एग्जाम के लिए बहुत आसान होगा, लिखने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो सब क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, इसमें नहीं। ठीक, तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं लोह और अलोह खनिज के बारे में, कि लोह और अलोह खनिज क्या है। तो लोह खनिज इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसमें जंग लगने का क्या होता है, संभावना अधिक होता है। ठीक है, ये चुंबकीय होती है क्योंकि इसमें लोहा विद्यमान होता है, इसीलिए जंग लगने की और चुंबक की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, दूसरा में है ये चुंबकीय होते हैं तथा इसमें जंग लगने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तीसरा मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात, स्टील और लोहे के उत्पादन में होता है। अलोह खनिज की तरफ देखते हैं, इसमें लोहा नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें जंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट में इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा, सोना, चांदी आदि। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला पॉइंट का थोड़ा हम भूल गए थे इसमें एग्जांपल देने के लिए, कि इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आदि। उसी तरह अलोह खनिज की तरफ हम थोड़ा सा दे दिए हैं, इसमें लोहे नहीं पाए जाते हैं, जैसे तांबा, सोना, चांदी आदि। दूसरा में ये गैर चुंबकीय होते हैं तथा इसमें जंग लगने की संभावना कम होती है। अलोह खनिज का उपयोग आप थोड़ा फिर से एक बार देख लीजिए,
लो खनिज और अलो खनिज को, दोनों को देख लीजिए। लो खनिज में पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है सो, इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आदि। दूसरा पॉइंट में ये चुंबकीय होते हैं तथा इसमें जंग लगने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि लोहे की मात्रा होती है तो जंग लगेगा। कि मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात यानी स्टील और लोहे के उत्पादन में होती है। ठीक है, अब अलो खनिज की तरफ देख लेते हैं। इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा, सोना, चांदी आदि। ठीक है, और लोहा नहीं पाने के कारण ये चुंबकीय भी नहीं होते हैं और इसमें जंग लगने की संभावना भी कम होती है। दूसरा में लिखा है ये गैर चुंबकीय होते हैं तो इसमें जंग लगने की संभावना कम होती है। तीसरा, अलोह खनिज का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत, रसायन उद्योग और अन्य धातुओं के उत्पादन में होता है। ठीक है, ये आज आपका 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं और बाकी का जो 11वां क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर से जो सॉल्व करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके 2026 एग्जाम के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आपको सुविधा हो, समझें। और चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।